हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक एंड माय नेम इज मोहम्मद शहनवाज अहमद। और आज हम लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में आज जो हम लोग बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही बात करेंगे, बट थोड़ा आगे चलेंगे। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने बात किया था कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड का डिफिनेशन क्या होता है, और उस डिफिनेशन को देखने के बाद हम लोगों ने उसके आगे उससे कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किया था, जिसमें हम लोगों ने फ्लूइडिटी की बात की थी कि फ्लूइडिटी जो है वो विस्कोसिटी की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग उससे थोड़ा और आगे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग बात ये करेंगे फ्लूइड के डिफिनेशन को पढ़ने के बाद ही कि देखो, हम लोगों को एक चीज समझ में ये आई थी कि अगर कोई फ्लूइड रेस्ट के कंडीशन में होता है तो वो शियर स्ट्रेस को रेसिस्ट नहीं करता है। ठीक है। तो आपको यहां से एक बात समझ में आई कि इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई फ्लूइड आपको रेस्ट में होगा तो उसके ऊपर अगर आप शियर फोर्स लगाओगे तो वो शियर फोर्स जो होगा उसके ऊपर जो लगेगा उसको कोई भी चीज रेसिस्ट नहीं करेगी। मतलब यह है कि उस फ्लूइड में जो रेस्ट में है उसके पास शियर स्ट्रेस कितना होगा, वो होगा 0। ठीक है। तो यहीं से आपको सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि देखिए, सपोज दैट कि मान लीजिए मैंने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में आपको कोई फ्लूइड फिल किया हुआ है, तो जो इसका सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगा जो किसके साथ कांटेक्ट में होता है, एयर या गैस के कांटेक्ट में होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्री सरफेस। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्री सरफेस। ठीक है। और ये फ्री सरफेस है तो आपसे अगर पूछा जाए कि मेरा फ्लूइड जो है वो किस कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है या फिर आपको रेस्ट में है, तो आप ये बताइए कि इस फ्लूइड के फ्री सरफेस पर कौन कौन से स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। तो देखिए, इसके ऊपर जितना भी गैस मौजूद होगा वो गैस इसके ऊपर क्या कर रहा होगा, एक तरीके का आपको नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लगा रहा होगा। ठीक है। ये एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। तो पहली चीज तो हमको पता चली कि अच्छा, आपको इसके फ्री सरफेस पर नॉर्मल फोर्स जो है वो तो एक्ट कर रहा है, और ये नॉर्मल फोर्स किसके कारण है, इसके ऊपर मौजूद गैस के कारण जो प्रेशर एक्ट हो रहा होगा वही उसके ऊपर क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा जो कि एक्ट कर रहा होगा। क्लियर है? ठीक है। और दूसरी चीज देखिए, ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसका नेचर कैसा है, अगर आप देखेंगे तो इसका नेचर आपको दिखेगा कि सर ये कंप्रेसिव नेचर का है। ठीक है। इसी वजह से याद रखिएगा कि फ्री सरफेस पर जो नॉर्मल स्ट्रेस लगता है वो उस फ्री सरफेस के ऊपर मौजूद फ्लूइड के प्रेशर के बराबर होता है, और वो बाय नेचर कैसा होता है, कंप्रेसिव होता है। इसलिए आप इसको निगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस भी कह सकते हो। क्लियर है? अब देखो, जबकि इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें शियर स्ट्रेस की, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि अगर हम लोग शियर स्ट्रेस की बात करें तो हम लोगों ने देख रखा कि अगर रेस्ट में होता है तो ये शियर स्ट्रेस इसके पास मौजूद नहीं होता है, क्योंकि अगर होता तो ये क्या करता, रेसिस्ट करना चाहिए था, लेकिन इसके पास कोई भी शियर स्ट्रेस मौजूद नहीं होता है रेस्ट कंडीशन में। तभी तो हम लोग कितना भी छोटा फोर्स क्यों ना लगा दें, शियर फोर्स, वो तुरंत ही क्या कर जाता है, डिफॉर्म कर जाता है। ठीक है। तो यहां से आपको पता चला बात कि सर शियर स्ट्रेस 0 होगा। ठीक है। तो आपको यहां से एक छोटा सा पॉइंट पता चला जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और अगर आप प्रीवियस ईयर गेट के पेपर को उठा के देखेंगे तो दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड इन गेट। ठीक है। वो पूछा था कि ये बताइए कि फ्री सरफेस पर, फ्री सरफेस बोलने का मतलब ही है कि फ्लूइड इज अंडर रेस्ट। ठीक है। कि फ्री सरफेस पर कौन कौन से स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं। ठीक है। ऑप्शन में आपको दिया था नॉर्मल स्ट्रेस होगा, पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेस होगा, जीरो शियर स्ट्रेस होगा,
निगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस होगा, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस होगा, इस तरीके से करके। तो आप देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि फ्री सरफेस पर केवल और केवल कौन सा स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, तो निगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, और शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज क्या है, जीरो है। ठीक है, तो यहीं से आप कह सकते हो कि फ्री सरफेस पर नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो निगेटिव होगा, और शियर स्ट्रेस जो होगा हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इसी को देखते हुए क्या किया जाएगा, ये तो हुआ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा आपसे, इंटरव्यू में कहा जाएगा क्या, अच्छा ये बताइए, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ा है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी पढ़ा है, तो आप ये बताइए कि फ्री सरफेस पर कौन कौन से स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं। ठीक है, आप बता दोगे उनको, लेकिन फिर अगला सवाल वो कहेंगे कि ऐसा करो कि आप मोर सर्कल फॉर द फ्री सरफेस ड्रॉ करके दिखाओ। ठीक है, तो जब आप मोर सर्कल ड्रॉ करने की बात करोगे तो आपको इसका मोर सर्कल कैसा बनेगा, आप इस तरीके से दिखाओगे। ठीक है, और आप कहोगे कि सर ये मेरा क्या है, शियर स्ट्रेस वाला एक्सिस है पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव शियर स्ट्रेस वाला एक्सिस है। ये क्या है, पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेस है, और ये क्या है, नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस वाला एक्सिस है। और आपको पता है कि फ्री सरफेस पर शियर स्ट्रेस क्या है, वो है जीरो। और जब ये जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इस एक्सिस पर कहीं नहीं होंगे, हम ओरिजिन से ही कहीं ना कहीं जाएंगे। ठीक है, और नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो कैसा है, बाय नेचर ये कैसा है, तो ये कंप्रेसिव इन नेचर है। ये कैसा है, कंप्रेसिव है, इसीलिए आप इसको हमेशा कैसा मानोगे, निगेटिव, क्योंकि आपको बता दें बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने निगेटिव पॉजिटिव को ध्यान से देखा ही नहीं है, लेकिन ये बाय नेचर कैसा है, कंप्रेसिव है। और जब ये कंप्रेसिव होगा तो आपको इसका जो मोर सर्कल बनेगा वो क्या बनेगा, एक पॉइंट होगा, एक डॉट बनेगा, जो किस पे आएगा, निगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस वाले एक्सिस पर आएगा। ठीक है, और यही किसकी वैल्यू होगी, नॉर्मल स्ट्रेस की, जो इसके ऊपर मौजूद प्रेशर के ही बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो हमने डायग्राम बनाया ये क्या है, दिस इज द मोर सर्कल ऑफ फ्री सरफेस। ठीक है, ये फ्री सरफेस का क्या है, मोर सर्कल है। क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली आपको यहां से एक बहुत ही अच्छा पॉइंट पता चला, और ये भी डिफिनेशन को देखने के बाद ही पता चला कि शियर स्ट्रेस क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगला पॉइंट जो था वो मेरा ये था कि जब भी कभी कोई फ्लूइड अंडर रेस्ट होगा तो उसके फ्री सरफेस पर केवल और केवल एक ही स्ट्रेस एक्ट करता है, और वो है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, जिसका नेचर कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा, और शियर स्ट्रेस ऑलवेज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए हम लोगों ने फ्लूइड का डिफिनेशन देखने के बाद ये सारी बातें जो थी वो अभी हमने समझी। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में होना है। ठीक है, तो उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग पहले थोड़ी सी बात करेंगे, और इसमें दो कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक है आपका सबसे पहला, वो है आपका कहलाता है नो स्लिप कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये नो स्लिप कंडीशन क्या है और इसको क्यों पढ़ना है, क्योंकि देखो नो स्लिप कंडीशन पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में तुमको हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो जो भी चीज आपको पूरे जगह यूज होनी है उन सबको पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही पहले समझ लेंगे उसका मतलब क्या है, ताकि आगे जब हम लोग काम करें तो ये ना कहें कि इसका मतलब क्या था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, एक बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं हम लोग, जिसका नाम है नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन, अब देखो ये कंडीशन क्या है। ठीक है, नो स्लिप कंडीशन ये कहता है कि जब कोई फ्लूइड किसी सरफेस के ऊपर से फ्लो करता है तो उस फ्लूइड और उस सरफेस जिनके बीच में आपस में कांटेक्ट हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है,
जीरो हो जाती है। इसका मतलब फ्लूइड का वो लेयर जो उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा, वो उसके साथ क्या करता है, चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है, कंप्लीट रेस्ट हो जाता है, और इसी वजह से उन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या बन जाता है, जीरो। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, लेकिन ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। अब देखो इसको प्रैक्टिकली हम आपको दिखाते हैं ये कौन सा कंडीशन है, और इस कंडीशन को आप दिन रात देखते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि देखिए अगर कोई फ्लूइड का लेयर किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है, वो सरफेस सॉलिड सरफेस ही होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो जब कोई फ्लूइड किसी सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है, तो उस फ्लूइड का वो लेयर जो उस सॉलिड सरफेस के साथ किसमें आएगा, कंप्लीट कांटेक्ट में आएगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, और उन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। तो दैट कंडीशन इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन। और इसको अगर देखना है तो बहुत अच्छा एग्जांपल बताते हैं। जैसे कई बार मान लो आप इंटरव्यू में गए और आपसे कहा गया नो स्लिप कंडीशन बताइए, आपने बताया, वो कहेगा ऐसा करो, इसका कुछ एग्जाम्पल दो ताकि हमको दिखे कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो देखो इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल देते हैं, और कोई भी कुछ एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आपने अपने घर में देखा है, दिन रात देखा है। क्या देखा है, देखिए मान लीजिए सपोज दैट आप एक नया कंस्ट्रक्शन एक घर कर बना रहे हैं, और अभी बस प्लास्टर हुआ है घर पे, और अब आप चाहते हैं कि उस घर पे पेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपने कभी पेंटर को गौर से देखा है, ध्यान से, वो क्या करता है पेंटर, वो पेंटर पेंट में ब्रश डुबाता है, ठीक है, और वो ब्रश लेता है और लेकर के दीवार पर इस तरीके से क्या करता है, मूव करता है। तो आप देखते हैं कि दीवार के ऊपर पेंट की एक कोटिंग चढ़ती चली जाती है। ये कैसे चढ़ रहा है भाई? तो आपको पता चला कि सर ये तो नो स्लिप कंडीशन है, क्योंकि पेंट फ्लूइड है, और वो फ्लूइड जैसे ही जैसे सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो पेंट का वो लेयर जो सॉलिड सरफेस के साथ संपर्क में आया, वो उसके साथ क्या करता जा रहा है, वो तो उसके साथ चिपकता चला जा रहा है। ठीक है, और क्यों चिपकता चला जा रहा है? बिकॉज नो स्लिप कंडीशन है वो। ये कंडीशन इसीलिए कहा जाता है, ये कोई थ्योरेटिकल कंडीशन नहीं है, ये प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, वो पूरे रूम में मान लो पेंट करते, आप आए और आपने कहा कि अभी एक ही बार पेंट किया, एक बार और कर दो, तो जानते हो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि सर अभी फर्स्ट कोट किया है और इस कोट को सूखने दीजिए, तब हम सेकंड कोट करेंगे। क्योंकि देखो नो स्लिप कंडीशन ये बताता है कि केवल वो लेयर स्टिक करेगा जो उसके साथ कांटेक्ट में आएगा, पहला लेयर, बाकी लेयर चिपकता नहीं है। ठीक है, तो जब तक पहला लेयर सूखेगा नहीं सॉलिड के साथ, वो सॉलिड बनेगा नहीं, तब तक दूसरा लेयर उसके ऊपर स्टिक नहीं करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन। और कहीं पे भी हम लोगों को किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर से हम फ्लूइड को फ्लो कराएंगे, तो उस लेयर और सॉलिड सरफेस के बीच जो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे होंगे, कांटेक्ट में हो रहे होंगे, रिलेटिव वेलोसिटी को हम हमेशा क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे। क्लियर है? तो नो स्लिप कंडीशन अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है कि सर ये एक ऐसा कंडीशन है जो हम लोगों को ये बताता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है, ठीक है, और इस सॉलिड सरफेस के ऊपर से हम लोग क्या करना चाहते हैं, कोई फ्लूइड को पास कराना चाहते हैं, तो हमारा जो पहला लेयर होगा, ये पहला लेयर इसके साथ क्या होगा, बिल्कुल ये फर्स्ट लेयर जो इसके ऊपर आएगा, ये फर्स्ट लेयर इसके साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा। दूसरा लेयर बल्कि इससे थोड़ा आगे मूव कर सकेगा, तीसरा लेयर और आगे मूव कर जाएगा, चौथा लेयर और आगे मूव कर जाएगा, पांचवा लेयर और आगे मूव, सो ऑन। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो मेरा फर्स्ट लेयर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो फर्स्ट लेयर एंड सॉलिड सरफेस के बीच में ये मेरा क्या है, सॉलिड प्लेट है मान लो कोई, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो कि आपको फ्लूइड का लेयर और ये सॉलिड सरफेस
कि दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कैसा मिलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन फ्लूइड लेयर एंड सरफेस इन कॉन्टैक्ट बिकम्स जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, चिपक गए हैं, कंप्लीट रेस्ट में आ गए हैं, कंप्लीटली स्टिक कर गए हैं। ठीक है, कंप्लीटली स्टिक टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से चिपक गए हैं। इसी वजह से दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन। क्लियर है? ठीक है, और ये नो स्लिप कंडीशन किसके कारण आ रहा है? क्योंकि देखो, पहला लेयर और सॉलिड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और सॉलिड के पास तो अपना क्या है, कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स दोनों ही है। सॉरी, लिक्विड के पास आपको क्या है, कोहेसिव एडिसिव दोनों ही है, तो एडिसिव फोर्स तो एक्ट करेगा। लेकिन सॉलिड के पास क्या है, सॉलिड फ्रिक्शन है। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं जो है आपको वो विस्कोसिटी है जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, नो स्लिप कंडीशन के लिए। अगर आपके फ्लूइड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है तो नो स्लिप कंडीशन बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी लगभग ना के बराबर है, या सॉलिड फ्रिक्शन जो है वो इतना कम है, इतना ज्यादा स्मूथ सरफेस है, तो उसमें आपको नो स्लिप कंडीशन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और यहां पर आपको बता दिया जाए, जनरली जितने भी फ्लूइड मौजूद है सब के सब किसको फॉलो करते हैं, नो स्लिप कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन हां, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, मरकरी। ठीक है, मरकरी कभी भी नो स्लिप कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि मरकरी के पास कोहेसिव फोर्स इतना ज्यादा हावी होता है एडेसिव से कि मरकरी किसी दूसरे सरफेस के साथ कभी भी कांटेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मरकरी मेरा क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है कौन, मरकरी, जो कि नो स्लिप कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मरकरी मेरा क्या है, एक्सेप्शन है। क्लियर है? तो देखिए, आई होप कि आपको नो स्लिप कंडीशन समझ में आएगा। और अगर ये नो स्लिप कंडीशन नहीं होता तो आप किसी भी सॉलिड सरफेस पर पेंट या पॉलिश को चढ़ा नहीं सकते थे। ठीक है, क्योंकि वो इसी कंडीशन के कारण उसके ऊपर क्या होता है, चिपकता चला जाता है। इसीलिए जब पहली बार आप पेंट करते हो, वो सूखने देते हो, तब दोबारा करते हो। ऐसा नहीं होता है कि एक बार किया फिर उसी के ऊपर करते चले गए। कभी भी दूसरा लेयर उसके ऊपर स्टिक नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक कि फर्स्ट लेयर उसके ऊपर क्या ना हो जाए, पूरी तरीके से उस सॉलिड के साथ चिपक के सॉलिड ना बन जाए। ठीक है, एंड दैट प्रैक्टिकल कंडीशन इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन। और आई होप कि आपको इसमें ध्यान रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो पहला कंडीशन आपको सिखाया मैंने कि देखिए नो स्लिप कंडीशन क्या होता है। नो स्लिप कंडीशन पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत यूज होने वाला है, जगह जगह यूज होगा। और बाउंड्री लेयर थ्योरी में तो बिना नो स्लिप कंडीशन के आपसे क्वेश्चन बनना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए नो स्लिप कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसको पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है। ठीक है, पहला कंडीशन समझ में आ गया। एक दूसरा सिचुएशन है जिसका नाम है कंटीन्यूम कॉन्सेप्ट। तो हम लोग कंटीन्यूम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो कंटीन्यूम कॉन्सेप्ट ये कहता है, बेसिकली दिस इज अजम्पशन। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ अजम्पशन मान रहे हैं। उसमें पहला अजम्पशन है कि हम मान के चलेंगे कि मेरा फ्लूइड किस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, कंटीन्यूम कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आप ये मानते हैं कि आपका फ्लूइड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हैविंग नो वॉइड्स एंड एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है, मतलब आप मान के चलते हो आपका फ्लूइड बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनमें कहीं पर भी खाली जगह मौजूद नहीं है। तो ऐसा अगर आप मान के चल रहे हो तो आप कहते हो कि आपका फ्लूइड किसको फॉलो कर रहा है, कंटीन्यूम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ फ्लूइड के लिए हम लोग क्या मानते हैं, इट इज अज्यूम्ड टू बी फ्लूइड बिहेव्स लाइक अ कंटीन्यूम, फॉलो द कंटीन्यूम कॉन्सेप्ट। ठीक है,
तो आप कह सकते हो दिस कॉन्सेप्ट implies that fluid is uniformly distributed and having no empty or wide spaces between them। ठीक है, मतलब यह है कि पहली चीज तो यह है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको यह कहता है कि हम लोगों के पास जो भी फ्लूइड है वो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके पास कोई भी खाली जगह या उसके पास कोई भी वाइड स्पेस मौजूद नहीं है। जबकि प्रैक्टिकली आप लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइड स्पेसेस तो हैं, खाली जगह तो है, लेकिन हम लोग अपने मैकेनिकल एनालिसिस के लिए, हम लोग इसको स्टडी करने के लिए हम ये मान के चल रहे हैं। और ये इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अगर हमने कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को मान लिया तो इसका मतलब ये है कि मेरी फ्लूइड प्रॉपर्टीज जैसे कि डेंसिटी है, टेम्परेचर है, थर्मल कंडक्टिविटी है, ये सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या मानेंगे, ये फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा किसका, स्पेस और टाइम का। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए हम मान के चल रहे हैं कि मेरा जो फ्लूइड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह एक समान है, कहीं पर भी कोई खाली जगह मौजूद नहीं है, कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, वाइड स्पेस नहीं है। तो अगर ऐसा आप मान के चलते हो तो आप कह रहे हो कि आपका फ्लूइड किस में है, कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा कि दिस कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट फ्लूइड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हैविंग नो एम्प्टी और वाइड स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, और आप लिख सकते हो कि फॉर मैकेनिकल analysis of fluid, it is assumed to follow the continuum concept। ठीक है, तो ये मान के चला जा रहा है हम लोगों को स्टडी करने के लिए कि फ्लूइड कैसा है, कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें। अब हम लोग बात करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे समझेंगे कि भाई कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको समझने के लिए हमारे पास एक डायमेंशनलेस नंबर है जिसको कहते हैं न्यूटन नंबर, और ये नंबर बताता है कि आपका फ्लूइड कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, न्यूटन नंबर की, न्यूटन नंबर। ठीक है, न्यूटन नंबर ये कहता है इट इज द रेशियो बिटवीन मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है, मतलब क्या है, न्यूटन नंबर ये कहता है कि ये दो चीजों का क्या है, रेशियो है। एक है आपका मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, तो मीन फ्री पाथ का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार टक्कर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लूइड है, तो उसमें क्या है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होगा और मॉलिक्यूल्स के साथ टक्कर भी होगा। तो दो लगातार सक्सेसिव कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल्स जितना डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड आपको मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ,
और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से, और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ यानी कि सिस्टम डायमेंशन जो है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो आपको क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड नुडसन नंबर। यहां पर लेमडा क्या है, लेमडा इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, एल इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि भाई साहब नुडसन नंबर जानिए कि ये क्या है, और इस डायमेंशनलेस नंबर को देख के आप बोल सकते हैं, पता करके, ये नंबर पता करके आप बता सकते हैं कि आपका फ्लूइड कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर नुडसन नंबर की वैल्यू लेस देन 0.01 हो जाए, ठीक है, सपोज दैट आपने नुडसन नंबर की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू आपको 0.01 से कम है, तो आप कहोगे कि कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, ठीक है। कम है तो आप कह सकते हो फ्लूइड ओबेज द कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है, देखो ऑब्वियस सी बात है 0.01 वैल्यू तभी मिलेगा जब आपका लेमडा का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा, और एल का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। दैट इज कि लेमडा इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ एल, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ से आपको मीन फ्री पाथ की वैल्यू बहुत कम है। मतलब यह है कि दो लगातार सक्सेसिव कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल्स को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है वो बहुत कम है आपके सिस्टम डायमेंशन से, तो आपको हमेशा नुडसन नंबर की वैल्यू इससे कम मिलेगी। और अगर इससे कम मिलती है तो आपका फ्लूइड कौन से कॉन्सेप्ट को ओबे करेगा, तो फ्लूइड आपको कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को ओबे करेगा। और अगर नुडसन नंबर की वैल्यू 0.01 से ज्यादा आ जाए देन ये कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट भी फेल, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ कि इफ नुडसन नंबर वैल्यू इज मोर देन 0.01 द कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट विल फेल, कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट विल फेल्स, ठीक है। कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट है जो शायद कभी गेट में तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे में शायद कभी कोई पूछ लेता है, तो एक दो पॉइंट हम लिख देते हैं। पहला पॉइंट ये कि अगर मान लो नुडसन नंबर की वैल्यू क्या हो, आपको इतना तो पता चल गया कि मेरा फेल कर जाएगा कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट, और अगर नुडसन नंबर की वैल्यू 0.01 से ज्यादा मिले लेकिन 0.1 से कम हो, तो आपको ऐसा फ्लो क्या कहलाता है, स्लिप फ्लो। इस टाइप का फ्लो क्या कहलाता है, स्लिप फ्लो कहलाता है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए इफ नुडसन नंबर की वैल्यू जो होगी आपको मान लीजिए 0.1 से ज्यादा हो और 10 से कम हो, ठीक है, 0.1 से ज्यादा मिले लेकिन 10 से कम मिले, तो ऐसी वैल्यू अगर आपको नुडसन नंबर की आ रही हो तो आप कह सकते हो कि ऐसा फ्लो कैसा फ्लो कहलाता है, दिस इज ट्रांजिशनल फ्लो। इसको हम लोग ट्रांजिशनल फ्लो कहते हैं, ठीक है। और अगर आपको इफ नुडसन नंबर की वैल्यू 10 से भी ज्यादा मिल जाए तो ऐसा फ्लो आपको क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो, फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या पता चला कि कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ गए। तो कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट से हम लोग एक वैल्यू देख सकते हैं, वो है नुडसन नंबर। नुडसन नंबर को देख करके हम बता सकते हैं कि आपका कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा या नहीं होगा, ठीक है। सिंपल है। अक्सर एग्जामिनेशन में आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि नुडसन नंबर की वैल्यू कितनी रखी जाए कि कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट आपका फॉलो हो और कितनी रखी जाए कि कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट फेल हो जाए। तो 0.01 से अगर कम होता है नुडसन नंबर की वैल्यू तो कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, और अगर 0.01 से ज्यादा होता है तो नुडसन नंबर की वैल्यू तो कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट फेल कर जाता है, ठीक है। तो अभी जो हमने बात की है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की है जो कि आपके पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होगा, यूज होगा। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। फर्दर अब हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो अब हम लोग बात करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।